हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालाइजर जीएस। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, सही चल रहा है। अब तो नोटिफिकेशन आने का टाइम आ गया। सीट भी अनाउंस हो चुका है। 1964 के आसपास सीट है, 1964। तो अब लग जाओ भैया। जैसे जैसे दिन करीब आ रहा है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है भैया। आराम से करते जाओ। जितना पढ़ चुके हो अब बंद करो, अब उसको रिवाइज़ करो, और जितना रिवाइज़ करोगे वो एग्ज़ाम में उतना फ़ायदा देगा। देखो, उतना ही पढ़ा करो ना जितना आप एग्ज़ाम में कैरी कर सकते हो। अब एग्ज़ाम में ज़्यादा पढ़ लोगे, एग्ज़ाम में कैरी नहीं कर पाओगे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। इसलिए बेयर मिनिमम के पीछे रहो, जहाँ से सवाल जो है वहाँ गलत नहीं हो आपका। वो अगर गलत नहीं होगा ना, बीपीएससी उतना क्वेश्चन देता है कि आप निकाल लोगे कट ऑफ। 100 क्वेश्चन तो सही करना है भैया। 50 क्वेश्चन नहीं भी सही करोगे, अगर मान लो 20 नेगेटिव भी कर दिए तो 120 सॉल्व किए तो 20 नेगेटिव, फिर भी आप कट ऑफ के आसपास हो जाओगे। तो अगर आप 18 किए तो कितना नंबर कटा? 3 नंबर के आसपास, मेरे ख्याल से 6 नंबर के आसपास ऐसे कटेगा मेरे ख्याल से। देख लेना, वो भी 1/3 नेगेटिव है। तो इस हिसाब से चलेगा। तो इतना टेंशन नहीं लेना है, आराम आराम से करते हैं अपन। जैसे अब शुरू करते हैं। ये जो करंट अफेयर्स का वीडियो है ना, टॉपिक वाइज का पहला वीडियो है। देखो, मेरा क्या प्लान था ना, जैसे हम लोग पहले चल रहे थे मंथली वाइज, अब देखो हम लोग शिफ्ट क्यों किए। मंथली वाइज में ना क्या होता था, जैसे जनवरी का हम 3 पार्ट में किए, फरवरी भी कंप्लीट किए 3 पार्ट में। इसमें क्या होता था ना कि मुझे लगता था कि बहुत सारा फैक्ट्स है, उसको कवर करना है, बट वो कवर नहीं हो पाता था। जो इंपॉर्टेंट भी है, अब सुपर इंपॉर्टेंट कवर करना होता था। कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि कोई कोर एरिया होता है, जैसे कि 100% है कि यहाँ से चमकेगा, बट कोई 95-85 में भी है, वो भी आ सकता है। तो वो पार्ट छूट जा रहा था। तो वो पार्ट इसलिए छूट जा रहा था ना, क्योंकि 1 महीने का 5 वीडियो आएगा तब जाके वो कवर होगा, क्योंकि बहुत सारा चीज़ कवर हो रहा है। तो उतना ज़्यादा ना ही हमारे पास टाइम है कि उतना कवर कर पाएँ, और ना ही फिर आपके पास टाइम होगा कि उतना देख पाओ। वही ना, बेयर मिनिमम करने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने फिर क्या सोचा कि टॉपिक वाइज, जैसे ना टॉपिक वाइज कैसे बेस्ट होता है, जैसे कि सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था पिछला 30 सितंबर को। सितंबर से लेकर के अभी तक, अभी के सितंबर तक मान लो, या अक्टूबर तक मान लो, ठीक है, अक्टूबर तक मान लो, इसके भी जितने भी इवेंट हुए हैं, जैसे कि अगर आप समिट्स देख लो, जैसे ये टॉपिक है समिट्स का, समिट्स में इसमें जितने भी इवेंट हुए हैं समिट्स के, उसके रिलेटेड सारा पढ़ लो, ताकि आपको अगर रिवीजन करना होगा कि हमको चलो आज समिट रिवीजन करना है, तो एक ही वीडियो में हो गया ना कवर। उसी तरह आप किसी और चीज़ को रिवीजन करना चाहते हो, जैसे कि आप इंडेक्स को याद करना चाहते हो, किसमें किसका क्या क्या रैंक है, तो एक वीडियो में, स्पोर्ट्स का एक वीडियो में, अवार्ड्स का एक वीडियो में, मिसलिनियस का एक वीडियोज़ में, साइंस एंड टेक, और जैसे इकोनॉमी का पार्ट हुआ साइंस टेक, तो चलो साइंस टेक में कवर होगा, इकोनॉमी का जो पार्ट है वो एक वीडियो में, डिफेंस का एक वीडियो में। तो ऐसे ऐसे करके ना आपको रिवीजन करने के लिए आसान हो जाएगा। और जो चीज़ छूटेगा मुझे लगेगा, और देखो मैं वो चीज़ को ही ले रहा हूँ, जैसे पहले मैं 95 वाले को कवर कर रहा था, तो इसमें 95 to 85 वाले को भी कवर करूँगा। 85 वाला भी इंपॉर्टेंट है ना, पूछ सकता है ना, तो उसको भी कवर किया जाएगा। और फिर पीवाईक्यू को देखा जाएगा, उसके हिसाब से देखा जाएगा कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो आज ये पहला वीडियो है टॉपिक वाइज का। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि टॉपिक वाइज ज़्यादा बेटर है। तो आप कमेंट सेक्शन में बनाना, उसी हिसाब से हम फिर डिसाइड करेंगे करना क्या है। बट टॉपिक वाइज तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं। आज फर्स्ट टॉपिक का पहला वीडियो जो है वो है इंटरनेशनल और नेशनल समिट, मतलब जितने भी समिट हुए हैं इंडिया में प्लस वर्ल्ड में, जो इंपॉर्टेंट हैं बीपीएससी को लेकर के, क्योंकि बीपीएससी पूछता ही रहता है कि समिट का क्या थीम है, कौन था चीफ गेस्ट, कौन क्या है, किसने कब हुआ, कहाँ हुआ, ये पूछता रहता है 1-2 सवाल। तो 1-2 सवाल इस वीडियो से तो निकालना है अपने को, ठीक है। तो जैसे कि 24 एससीओ समिट है हुआ, 15 G7 समिट, 7 नेशनल कॉन्फ्रेंस, COP28, हिंदू 29 भी होने वाला है, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस, उसके बाद 43rd आसियान समिट, नाटो, फिर ग्लोबल, फिर एरो इंडिया, विंग्स इंडिया, रायसीना डायलॉग, मोबाइल कांग्रेस, नेशनल ई गवर्नेंस, प्रवासी भारतीय कॉन्फ्रेंस, फिर इंडियन साइंस कांग्रेस, जितने भी है ना, ये सारा को कवर किया जाएगा, ताकि आपका एक बना रहे कि आपको रिवीजन करना है। चलो भाई कहीं नहीं से तो 40 मिनट में ये वीडियो रिवीजन हो जाएगा और अपना काम भी हो जाएगा समिट्स का, और 2 बार देखोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तो क्योंकि उसको देखते हुए आज ये पहला वीडियो है, तो अपन शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है एससीओ के बारे में। तो कुछ चीज़ आप एससीओ के बारे में पहली बात जान लो कि ये इवेंट जो है ना, ये कहाँ होने वाला है। ये पहली बात होने वाला है कजाकिस्तान में। कहाँ पे होने वाला है? कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में कहाँ पे? अस्थाना में, ठीक है। इससे पहले कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था। 23rd कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंडिया में। वर्चुअली जो ऑर्गेनाइज हुआ था इंडिया में, 23rd हुआ था। अब इसमें कितने मेंबर हैं? पहले देखो 9 मेंबर थे। 9वां मेंबर था ईरान। कौन था? ईरान। अभी जो 24 वाला समिट हुआ ना, इसमें 10वां मेंबर कौन बन गया? टोटल मेंबर 10 है, इसमें 10वां मेंबर कौन बन गया? एक्सक्यूज मी, इसमें 10वां नंबर बन गया बेलारूस। कौन? बेलारूस। ये याद रखना कि न्यूएस्ट मेंबर कौन बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से समिट में कौन न्यूएस्ट मेंबर है। वो रिसेंटली हु ज्वाइंड एससीओ समिट, एससीओ ऑर्गेनाइजेशन इन 24 समिट हेल्ड इन कजाकिस्तान।
तो आपको आ जाएगा ऑप्शन ईरान, बेलारूस। तो आप देखोगे ईरान मार दोगे, अगर बेलारूस पता नहीं होगा तो बेलारूस 10वां कंट्री है, ये याद रखना। और ये इस बार चेयर कौन कर रहा है? कजाकिस्तान कर रहा है, अस्थाना में हुआ। इंडिया में कब हुआ था? 23 हुआ था। इंडिया इसका मेंबर, इंडिया भी इसका मेंबर है, पाकिस्तान भी इसका मेंबर है, ये याद रखना। ईरान 9th मेंबर है और 10th मेंबर कौन है? बेलारूस। इससे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। और इसमें पार्ट कभी पूछ देता है किसने पार्ट किया, तो इसने हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए थे। कौन गए थे? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, ठीक है, इन्होंने इसमें पार्ट लिया था। क्या है? 24 SCO समिट का इवेंट जो कजाकिस्तान में अस्थाना में हुआ, 23rd वाला जो हुआ था, ये 24 था, 23rd कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था, जो कि वर्चुअली ऑर्गेनाइज हुआ था। उसके बाद 9th मेंबर इसका कौन है? ईरान है, जो जुलाई 2023 में ज्वाइन हुआ। और 10th मेंबर कौन है? बेलारूस है, याद रखना। कौन में 10th मेंबर? बेलारूस। अब G7 से आते हैं। इसमें तो 10th, इसमें टोटल मेंबर कितने हैं? 10, याद रखना 10। इसमें कितने टोटल मेंबर है? 7। नाम से क्लियर है, 7। अब इसको पहले याद करो कि नाम कैसे याद होगा। देखो, GF जूस, GUICE। G4 क्या है भैया? जर्मनी। F4 फ्रांस, जापान, USA, इटली। C4 कनाडा। और E4 एम्पायर। तो एम्पायर कौन? UK, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और UK, ये सारे मेंबर हैं G7 के। ये ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज़ का ग्रुप है। इसमें इस बार इंडिया को भी इनवाइट किया गया था, PM नरेंद्र मोदी जी गए थे पार्ट लेने के लिए यहाँ पे इंडिया की तरफ से। तो इसमें क्या क्या हुआ ये देख लो आप, ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो ये समिट कहाँ हुआ? इटली में ऑर्गेनाइज हुआ। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? इटली में। कहाँ? इटली में। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? पुगलिया में। पुगलिया का स्थान है इटली में, वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ ये समिट, याद रखना। G7 समिट कहाँ हुआ? 15वां कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? इटली में हुआ। तो 49 भी कहीं पे हुआ होगा। 49 कहाँ पे हुआ था? जापान में, याद रखना। कहाँ पे हुआ था? जापान में। तो 51 कहाँ होगा? जो पीछे वाला और आगे वाला, ये याद रखना। ये तो याद ही रहेगा कि कहाँ हुआ। अभी कहाँ हुआ? इटली में हुआ। इससे पहले कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। अब ये वाला कहाँ होगा? 25 वाला जो अगला होगा इसके बाद, ये होगा कनाडा में। कहाँ होगा? कनाडा में। तो क्या क्या याद रखना है कि इसका कंट्री याद रखना है। कौन कौन कंट्री है? 1 2 3 4 5 6 7। तो G7 जर्मनी, फ्रांस, J फॉर जापान, U फॉर USA, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा एंड E फॉर एमिरेट्स। तो एम्पायर मतलब UK, यूनाइटेड किंगडम, डेवलप कंट्रीज का ग्रुप है, जिसका 49 समिट जो हुआ था वो जापान में हुआ था। 50 समिट इटली पुगलिया में होगा। और 51 समिट जो है, जो इसके बाद होने वाला है, वो कहाँ होगा? कनाडा में होगा, ये याद रखना। अब जो इसका 7th है, ये 7th इंडियन ओशन, जो इंडियन ओशन का रीजन है ना, जैसे ये इंडिया है, ये वाला जो रीजन है, ये ऑस्ट्रेलिया से लेकर के यहाँ तक जो जाता है, ये इंडियन ओशन रीजन कहलाता है। तो इसका इंडियन ओशन का रीजन, इंडियन ओशन का कॉन्फ्रेंस कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? पर्थ में। ये आपको मंथली वाले में भी मैंने कराया था, फिर भी आप याद रखना। पर्थ ऑस्ट्रेलिया की इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ था? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। यहाँ पे भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ही गए थे पार्ट लेने, एस जयशंकर साहब। इसका थीम क्या है? इसका थीम है टुवर्ड्स स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। आपको मैंने थीम तो बताया ना कैसे याद रखना है। देखो, सस्टेनेबल, AI, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ICT, ये सब लिंक रहे ना, और इन्वायरमेंट, ये सब लिंक रहे तो समझ जाना। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो उसके साथ जाना, 90% टाइम वो सही होगा। तो थोड़ा तो अपना एप्टीट्यूड भी डेवलप करो यार। सब कुछ आप पढ़ के याद नहीं रख सकते ना, हर चीज़ आप पढ़ के याद रख पाओगे? नहीं पाओगे। तो कुछ थोड़ा एप्टीट्यूड भी डेवलप करो ताकि वहाँ से भी समझ आए। 7th इंडियन कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज हुआ पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। थीम क्या है? टुवर्ड्स स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन, याद रखना, इंडियन ओशियन। तो 6th कहाँ हुआ था भैया? इसका 7th है ये। तो 6th कहाँ हुआ था? 6th हुआ था बांग्लादेश में। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में। इतना याद रखो, काफ़ी है यार, काफ़ी है। COP28 है। अब इसके बारे में ना कुछ थोड़ा जान लो आप। देखो, UNFCCC का जो फ्रेमवर्क है ना, UNFCCC जानते हो ना क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका जो 1992 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें इसका मतलब ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का है ना, ये चीज़ उभर के आया था कि सब एक जगह मिलेंगे और इसका जो गवर्निंग बॉडी होगा UNFCCC होगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये होगा। तो इसका पहला जो कॉप हुआ ना, फर्स्ट कॉप कब हुआ? फर्स्ट कॉप जो हुआ वो बर्लिन में हुआ। कहाँ पे हुआ? बर्लिन में, बर्लिन जर्मनी में हुआ। कहाँ पे हुआ? बर्लिन जर्मनी में। और 8th कॉप जो है, 8th कॉप इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बीच का, COP 28, 29 हो रहा है। अब मैं 8 के बारे में बता रहा हूँ। तो 8th कॉप कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था। इंडिया में न्यू दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? यहीं पे दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली डिक्लेरेशन यहीं पे साइन हुआ था। इसमें ये कहा गया था ना कि ICT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो ट्रांसफ़र करना डेवलप कंट्री
अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज को आईसीटी ट्रांसफर करे इन्फॉर्मेशन, ताकि वो भी इतना डेवलप हो सके ताकि कार्बन एमिशन कम से कम हो, ये याद रखना। दिल्ली डिक्लेरेशन 2008 मतलब 8th कॉप समिट कहाँ हुआ था? इंडिया में। दिल्ली डिक्लेरेशन इंडिया न्यू दिल्ली में हुआ था। फर्स्ट कॉप कहाँ हुआ था? बर्लिन में। तो अभी कौन सा है? कॉप 28। कॉप 28 नहीं, कॉप 29। तो कॉप 29 सब थोड़ा बाद में होता है, अक्टूबर नवंबर में, तो इसलिए अभी कॉप 28 के बारे में जान लो आप। कॉप 28, एक मिनट यार, ये क्या खुल गया? कॉप 28 कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा? ये हुआ था यूएई में। कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? यूएई में, दुबई में ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है। दुबई में ऑर्गेनाइज हुआ था कॉप 28। अब कॉप 29 कहाँ ऑर्गेनाइज होगा? ये याद रखो, कॉप 29 ऑर्गेनाइज होगा आपका अजरबैजान। अजरबैजान में ऑर्गेनाइज होगा कौन सा? 2024 में कॉप 29। इसका थीम क्या है कॉप 29 का? इन सॉलिडेटरी फॉर ग्रीन वर्ल्ड। क्या है? फॉर ग्रीन वर्ल्ड। इन सॉलिडेटरी फॉर ग्रीन वर्ल्ड, ये थीम है। देखो, कॉप यूएनएफसीसी 1992, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फर्स्ट कॉप कहाँ हुआ? बर्लिन जर्मनी में। 8th कॉप कहाँ हुआ? इंडिया न्यू दिल्ली में। दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुआ, जहाँ आईसीटी टेक्नोलॉजी को पुअर और अंडर डेवलप कंट्रीज को ट्रांसफर करने के लिए। कॉप 28 दुबई में हुआ। कॉप 28 कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? दुबई में, याद रखना, यूएई में। कॉप 29 कहाँ ऑर्गेनाइज होने वाला है? अजरबैजान में। इसका थीम क्या है? इन सॉलिडेरिटी फॉर ग्रीन वर्ल्ड। इतना, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, आप मान लो मेरी बात, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब देखो, कॉप 28 तो 27 भी याद रख लो। कॉप 27 कहाँ हुआ था? इजिप्ट में। ज़्यादातर आपको पता ही होगा, फिर भी आप याद रखो ताकि रिकॉल करने से ना ज़्यादा याद होता है, ठीक है। कॉप 27 कहाँ हुआ? इजिप्ट में। 28 कहाँ हुआ? यूएई में। 29 कहाँ हुआ? अजरबैजान बाकू अजरबैजान में। थीम क्या है? इन सॉलिडेरिटी फॉर ग्रीन वर्ल्ड। अब आता है वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस। ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? ये इसका थर्ड टर्म है, याद रखना, थर्ड है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा? ये बैंकॉक में ऑर्गेनाइज होगा। बैंकॉक कहाँ है भैया? ये है थाईलैंड में बैंकॉक में। तो फर्स्ट कहाँ हुआ था? सेकंड, क्योंकि ज़्यादा हुआ नहीं है, तीसरा ही है, तो आप फर्स्ट सेकंड भी याद रखो। फर्स्ट कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। सेकंड कहाँ हुआ था? शिकागो में। शिकागो यूएसए में ऑर्गेनाइज हुआ था सेकंड। ये आप अच्छे से याद रखना ये चीज़ को। उसके बाद आपको देखो, आपको इतना याद रखना है ना कि फर्स्ट कहाँ हुआ था? बैंकॉक में। उसके बाद थर्ड कहाँ हुआ? बैंकॉक में। फर्स्ट कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में। और सेकंड कहाँ हुआ? शिकागो यूएसए में। तो आपको इतना याद रख लोगे ना। और इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है ये देख लो, विश्व हिंदू फाउंडेशन। कौन ऑर्गेनाइज करता है? विश्व हिंदू फाउंडेशन, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं आएगा भाई, मेरा बात मानो, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। देखो, वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? बैंकॉक में। इससे पहला कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? थर्ड कहाँ हुआ? बैंकॉक में। फर्स्ट कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में कब हुआ? 2014 में। 2018 में हुआ था यहाँ पे, 2014 में, 2018 में, अब 2023 में यहाँ पे हो चुका। कहाँ पे? बैंकॉक में। ये है वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के बारे में। 3 ही बार ऑर्गेनाइज हुआ। इसका ऑर्गेनाइज कौन करा था? विश्व हिंदू फाउंडेशन। अब आते हैं आसियान के बारे में। अब आसियान के बारे में कुछ चीज़ आप जान लो, ठीक है। पहले आसियान के बारे में ये जानो आप कि आसियान का फुल फॉर्म जानते हो आप क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें कितने मेंबर हैं भैया? 11 है। अभी लेटेस्ट कौन ज्वाइन हुआ है? 11th नंबर कौन है? ईस्ट तिमोर है। कौन है? ईस्ट तिमोर। अभी यहाँ पे हमारी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी गई थी, याद करो, विजिट पे थी अभी। तो ये सब कनेक्ट किया करो ना, तब ना पता चलेगा आपको कि हाँ क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है। आप जितना कनेक्ट करोगे उतना आपके लिए बेटर है, ठीक है। उसके बाद इसका ये 1967 में बना था। कब बना था? 1967 में। अभी मेंबर इसका 11 है टोटल। लेटेस्ट कौन है? ईस्ट तिमोर है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता में। कहाँ पे है? जकार्ता में। जकार्ता, इंडोनेशिया, ठीक है। अब 43rd कहाँ हुआ ये देख लो आप। 43rd जो ऑर्गेनाइज हुआ ये जकार्ता में ऑर्गेनाइज हुआ। कहाँ पे? जकार्ता में। और 44th कहाँ ऑर्गेनाइज होगा? 44th ऑर्गेनाइज होगा आपका लाओस में। कहाँ ऑर्गेनाइज होगा? लाओस में। देखो, अब क्या क्या याद रखना है आपको? आसियान, साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, 11 मेंबर है। ईस्ट तिमोर है, 1967 में बना है। जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। जकार्ता में 43rd एशियन समिट हुआ। और 44th का 43rd हुआ जकार्ता में। 44th कहाँ हुआ? लाओस में। कहाँ होगा? लाओस में। इतना काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट। अब हमने क्या क्या कर लिया? 24 एशिया समिट कर लिया, 50th G7 समिट कर लिया, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कर लिया, कॉप कर लिया, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस कर लिया, 43rd एशियन समिट और 44th। हम देखो आगे का, पीछे का और उसका हिस्ट्री ये भी बताते हुए चल रहे हैं ताकि आपको रिकॉल हो सके। आप जानते हो तो फिर भी आपको रिकॉल हो सके। बहुत सारा चीज छूट, जैसे कॉप 29 सब याद करके जाता है। अजरबैजान पूछ देगा कि दिल्ली डिक्लेरेशन कौन से कॉप में साइन हुआ था, नहीं बता पाओगे, जबकि वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। 8 कॉप में साइन हुआ था। फर्स्ट कॉप कब हुआ था? यूएनएफसीसी के कौन से इससे कॉप का वो हुआ?
तो ये सब पूछ सकता है भैया, इसलिए याद रखो। खाली ये नहीं कि हाँ इसका COP27 अजरबैजान बाकू, COP29 अजरबैजान, COP28 दुबई, COP, ऐसे नहीं चलता है। थोड़ा आपको होलिस्टिक होना पड़ेगा, और कुछ कुछ जो चीज़ नहीं छूट जा रहा है आप गूगल करके भी देखा करो। टॉपिक मैं एकदम लिमिटेड और सिलेक्टेड टॉपिक कर रहा हूँ जो PYQs में आए हुए हैं, जो इस एग्जाम के हुए, राजस्थान का हुआ, मध्य प्रदेश का हुआ, यूपी का जो भी, उत्तराखंड का PCS हुआ, इसमें जो जो इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो भी, समिट से जो भी सवाल आए उसको भी देखा मैंने, उसके हिसाब से मैंने लिया है, कुछ भी नहीं उठाया। इसलिए आप टेंशन मत लो। इस टॉपिक को अगर आपको और भी करना है तो आप गूगल भी कर सकते हो, बट इससे ज़्यादा मत करना, नहीं तो मतलब टाइम है तो कर लो, बट इससे ज़्यादा मैं प्रीफर नहीं करूँगा, क्योंकि इतना भी याद हो जाए बहुत है भैया, और भी तो बहुत सब्जेक्ट्स हैं। अब आता है नाटो समिट। अब नाटो के बारे में कुछ बात याद रखो। टोटल मेंबर कितने हैं? पहले टोटल मेंबर इसलिए याद कराना जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। टोटल मेंबर कितना है? 32 नंबर कौन सा है? स्वीडन है। न्यू लेटेस्ट मेंबर कौन है? स्वीडन। नाटो का फुल फॉर्म तो आपको पता है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कौन है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब बना था? 4 अप्रैल। ये सब मैंने कराया है उसमें, मंथली वाले में। इसका हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ पे है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसका करंट चेयरमैन कौन है? देखो अक्टूबर में चेयरमैन चेंज होगा, अभी करंट में है जेंस स्टोलनबर्ग। फिर 1 अक्टूबर 2024 से इसका चेयरमैन बदल जाएगा, जो हो जाएंगे मार्क रूटो। कौन हो जाएंगे? मार्क रूटो। ये क्या है? ये फॉर्मर पीएम है। पीएम है कहाँ के? नीदरलैंड के। कहाँ के? नीदरलैंड के। ये सब नाटो के मेंबर हैं। तो इसका क्या है? टोटल मेंबर कितना है? 32। कौन है? स्वीडन लेटेस्ट है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 4 अप्रैल 1949 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और ब्रुसेल बेल्जियम ये इसका हेडक्वार्टर है। और चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन है जेंस स्टोलनबर्ग। और अभी 1 अक्टूबर के बाद चेयरमैन बदल जाएगा, अनाउंस हो चुका है, जो कि है मार्क रूटो, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड। आपको जो एग्जाम में आएगा मार्क रूटो देखोगे, क्योंकि आपको एग्जाम नवंबर में है, तो करेंटली पूछेगा आपसे, तो आप मार्क रूटो ही लगाओगे। ये याद हो गया आपको? ये बात समझ में आ गया? अब जो है, अब ये चीज़ देखो, एक मिनट। अब देखो, अब आया ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट। क्यों? देखो बुद्ध जो है ना, बुद्धिज्म जो है वो इंडिया से बहुत कनेक्टेड है। आपको पता ही है, बुद्ध के बारे में हम एंशिएंट हिस्ट्री में आपको पढ़ाए थे, क्या क्या बुद्ध का कहाँ से क्या रिलेशन है, कैसे रिलेशन है। पहला निर्वाणा उसको गया में प्राप्त हुआ, सबसे ज़्यादा सरमन उसने कहाँ पे दिया, फर्स्ट सरमन कहाँ दिया, पूरा आप देखोगे ना तो इंडिया के आसपास ही है। तो बुद्ध का जो बुद्धिज्म का जो इन्फ्लुएंस है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया में ही पहला फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? फर्स्ट ग्लोबल समिट कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? न्यू दिल्ली में। ये याद रखना। अब इसका थीम क्या है भैया? थीम भी होगा कुछ। इसका थीम है रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्पररी चैलेंजेस एंड फिलोसफीज। फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट कहाँ हुआ? ऑर्गेनाइज हुआ? ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ। इसका थीम क्या है? रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस एंड फिलोसफीज। ये याद रखना। तो अब हमने नेशनल में क्या क्या कर लिया? नेशनल में हमने कर लिया 24th SCO समिट भी कर लिया, फिर 15 G7 समिट, फिर 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, फिर COP28, फिर वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस, फिर 43rd आसियान समिट। आसियान के बारे में भी डिटेल देखा, कितना मेंबर है, कहाँ हेडक्वार्टर है, क्या है। फिर नाटो समिट देखा, टोटल मेंबर कितना है? 32। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 4 अप्रैल 1949, हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम, चेयरमैन जेम्स स्टोलनबर्ग। बट 1 अक्टूबर को मार्क रूटो जी चेयरमैन हो जाएंगे, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है कहाँ के? नीदरलैंड के। और ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? न्यू दिल्ली में। थीम क्या है? रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस एंड फिलोसफी। ये मोर देन सफिशिएंट है। जब एग्जाम दोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है। ये वाला सवाल और मेरे ख्याल से ये वाला या ये वाला सवाल, ये UK PCS में आ चुका है, आप देख लेना पेपर उलट के, समझ गए? ये सब सवाल मैं वहीं से उठाया हूँ, उसके बाद देखा हूँ ये इसमें हुआ है कि नहीं, और 2-3 चीज़ देखा मैंने, वहाँ से उठाया, फिर आपको पढ़ा रहा हूँ। ऐसे नहीं कि कुछ भी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको एकदम ऑथेंटिक सोर्स ही पढ़ाया जा रहा है, और आप रिलाई कर सकते हो इसको। बट रिवीजन भाई आपके हाथ में है। रिवीजन हम नहीं करेंगे आपके बदले, आपको खुद रिवीजन करना है। आप इसको जितनी बार रिवीजन करोगे, इतना करके जाओगे एग्जाम में कंफर्टेबल फील करोगे। इतना भी नहीं करके जाओगे एग्जाम में पैनिक करोगे और गलत बेसिक्स भी, स्टैटिक भी गलत कर दोगे। तो यहाँ हमने क्या कर लिया? नेशनल को इंटरनेशनल खत्म कर लिया। अब नेशनल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये याद रखो। नेशनल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको ये याद रखना है। देखो अभी एरो इंडिया समिट हुआ। एरो इंडिया समिट कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? देखो ज़्यादातर समिट ना अक्टूबर ये सब के साइड में होता है, तो इसलिए कुछ चीज़ हो जाता है कि आपको 23 में ऑर्गेनाइज हुआ, कुछ 24 में ऑर्गेनाइज हुआ, इसलिए आप याद रखो। एरो इंडिया समिट कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। इसका थीम क्या है? जैसे थीम बोल दो, टॉपिक बोल दो, कुछ भी बोल दो। थीम क्या है इसका? रनवे टू
बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। क्या है? रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? एरो इंडिया समिट। ये ऑर्गेनाइज हुआ बेंगलुरु में। थीम क्या है? रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। मतलब कि रनवे, एरो के रिलेटेड रनवे का बात हो गए कि उससे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकता है, इस क्षेत्र में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकता है, उसके लिए समिट था एरो इंडिया। फिर आया विंग्स इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, विंग्स इंडिया कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? इवेंट जो हुआ ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? ये बेगमपेट हैदराबाद में ऑर्गेनाइज हुआ। कहाँ हुआ? बेगमपेट एयरपोर्ट है ना यार, बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद। कहाँ पे? हैदराबाद। इसका थीम क्या है? थीम याद रखना यार, थीम बहुत जरूरी है। कनेक्टिंग इंडिया विद द वर्ल्ड इन अमृतकाल। हाँ, ये अमृतकाल भी याद रखना, जहाँ अमृतकाल दिख जाए तो सही है, क्योंकि इंडिया का अमृतकाल चल रहा है। तो कनेक्टिंग इंडिया विद द वर्ल्ड इन अमृतकाल इवेंट कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? बेगमपेट हैदराबाद में, बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में। थीम क्या है? कनेक्टिंग इंडिया विद द वर्ल्ड इन अमृतकाल। अब इसमें ना कुछ कुछ अवार्ड दिया गया। क्या क्या अवार्ड? ये देख लो। बेस्ट एयरपोर्ट, इसको तो बेंगलुरु को ही जाएगा। केमगोड़ा एयरपोर्ट है ना बेंगलुरु में, ये बहुत खूबसूरत है। बेंगलुरु में केमगोड़ा एयरपोर्ट। उसके बाद और इंदिरा गांधी को भी दिया गया है, केमगोड़ा और इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद इसमें दिया गया है बेस्ट कार्गो सर्विस, जो कार्गो लेके जाते हैं वो कौन सा ऐसा सर्विस अवार्ड है, मतलब बेस्ट सर्विस कार्गो के क्षेत्र में किसको मिला? वो मिला स्काईवेज एयर सर्विस। किसको? कार्गो के क्षेत्र में किसको बेस्ट अवार्ड मिला? स्काईवेज एयर सर्विसेज। किसको? स्काईवेज एयर सर्विसेज। देखो, विंग्स इंडिया इवेंट बेगमपेट एयरपोर्ट में ऑर्गेनाइज हुआ, हैदराबाद में है। थीम है कनेक्टिंग इंडिया विद द वर्ल्ड इन अमृतकाल। बेस्ट एयरपोर्ट केमगोड़ा एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ है? दिल्ली में। कार्गो के लिए किसको मिला? स्काईवेज एयर सर्विसेज। अब आते हैं रायसीना डायलॉग। ये आपको मैंने मंथली में भी पढ़ाया है, रायसीना डायलॉग के बारे में, आप याद करो अच्छे से। इसका 9th एडिशन है ये। कौन कौन है? इसको कराते हैं ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, प्लस एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री कराते हैं इसको ऑर्गेनाइज। हम यहाँ लिख देते हैं, इसके बारे में कहाँ लिख, चलो ठीक है। तो फिर ये कराते हैं ऑर्गेनाइज। अब कुछ बात याद रखो इसमें, ये न्यू दिल्ली में होता है इवेंट, ज़्यादातर न्यू दिल्ली में ही होता है ये इवेंट, ठीक है। इसमें चीफ गेस्ट कौन था ये याद रखो। इसमें चीफ गेस्ट तो याद था ना, ये मैंने बताया उसमें करंट के फरवरी हम इसमें बताया मैंने। इसमें थे कराकोस मिथेस्कोस। ये कहाँ के हैं? ग्रीस के जो है ना, ग्रीस के PM हैं। कहाँ के हैं? क्राइकोस और मिथेस्कोस कहाँ के हैं? ग्रीस के PM है, जो कि चीफ गेस्ट थे इसके। और इसका थीम भी मैंने बताया था आपको, याद करो। थीम क्या बताया था मैंने? चतुरंग। क्या बताया था? चतुरंग। क्या बताया था? चतुरंग। क्या क्या बताया चतुरंग में? स्ट्रगल, कॉम्पिटिशन, कॉपरेशन एंड क्रिएशन। क्या क्या बताया था चतुरंग में? चतुरंग में क्या क्या बताया था याद करो। इसका थीम क्या है? चतुरंग। चतुरंग में क्या क्या आएगा? स्ट्रगल, कॉम्पिटिशन, कॉपरेशन एंड क्रिएशन, ठीक है। न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज होता है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन प्लस एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करती है। 9th समिट था, प्रधानमंत्री ने इसको इनॉग्रेट किया। चीफ गेस्ट था क्राइकोस मिथेस्कोस, ये ग्रीस के PM है। और थीम है चतुरंग, इसका मतलब है स्ट्रगल, कॉम्पिटिशन, कॉपरेशन एंड क्रिएशन। याद रखना ये चीज़ को। अब इंडिया मोबाइल कांग्रेस के बारे में देख लेते हैं कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ और कैसे ऑर्गेनाइज हुआ। देखो, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का ये कौन सा समिट था? ये आपका 7th समिट मान लो। 23 में 7 समिट हुआ और 24th में 8 समिट हुआ। कब हुआ? 24 में, जो कि अक्टूबर में होगा। ये होगा अक्टूबर में, ठीक है। कहाँ पे होगा? ये न्यू दिल्ली में। ज़्यादातर ये समिट न्यू दिल्ली में। ये भी कहाँ हुआ? ये भी न्यू दिल्ली में हुआ। अब ये भी न्यू दिल्ली में, भारत में। इसका थीम क्या था ये याद रखो आप। थीम था ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। क्या थीम था? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। देखो, इंडिया मोबाइल कांग्रेस ये क्या था? ये 7th इसका 2023 में हुआ था। ये न्यू दिल्ली में हुआ था। 8 2024 अक्टूबर में होगा। ये भी कहाँ होगा? 19 अक्टूबर के आसपास होगा। ये भी कहाँ होगा? न्यू दिल्ली में होगा। इसका थीम क्या है? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। मतलब डिजिटल के क्षेत्र में इनोवेशन लाना, ग्लोबली डिजिटल के क्षेत्र में इनोवेशन लाना, इसका थीम है इंडिया मोबाइल कांग्रेस का। ये आप अपने दिमाग में अच्छे से संभाल लेना। ये जो है ये ई गवर्नेंस आप जानते हो ना क्या होता है? जैसे कि आज देखते हो घर बैठे सारा सर्विस आपको मिल रहा है, आपको कोई चीज़ अपडेट करना है या कुछ भी करना है आपको घर बैठे ही मिल रहा है सब कुछ। तो ये सारा ना गवर्नेंस में
गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग किया जा सकता है, गवर्नेंस में इंटरनेट का कैसे यूज़ किया जा सकता है, कैसे उसको और ईजी बनाया जा सकता है लोगों के लाइफ को, तो वो उस बेसिस पे था कि इस टॉपिक को ध्यान रखना है। तो ये क्या है, ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, ये इंदौर में ऑर्गेनाइज हुआ। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसका थीम क्या है, थीम क्या है इसका, डेवलपिंग इंडिया एंड एम्पावरिंग सिटीजन्स। ठीक है, डेवलपिंग इंडिया एंड एम्पावरिंग सिटीजन्स। ये सब टर्मिनोलॉजी याद रखो आप, ये सबको ना बार बार आपको दिखेगा, कहीं ना कहीं आपको चमकेगा और आपको ऑप्शंस में आपको समझ में आ जाएगा यही होगा। नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, इंदौर में, मध्य प्रदेश, डेवलपिंग इंडिया और एम्पावरिंग सिटीजन्स, ये इसका थीम है। अब आते हैं प्रवासी भारत कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, ये इंदौर में। ये भी कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, ये भी इंदौर में। गवर्नेंस समिट भी इंदौर में, ये भी इंदौर में। इसका जो ये था ना, चीफ गेस्ट कौन कौन था और स्पेशल गेस्ट, ये याद रखो। चीफ गेस्ट कौन थे इसके, चीफ गेस्ट था इसका डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ये क्या है, गियोना के प्रेसिडेंट है। क्या है, गियोना देश है ना, उसके प्रेसिडेंट। और स्पेशल गेस्ट कौन था, स्पेशल गेस्ट था सूरीनाम, है ना, सूरीनाम, वहाँ के प्रेसिडेंट। उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोष, चंद्रिका प्रसाद संतोष को याद है। प्रवासी भारत दिवस इंदौर में ऑर्गेनाइज हुआ। चीफ गेस्ट थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो गियोना के प्राइम प्रेसिडेंट है। और उसके बाद स्पेशल गेस्ट कौन थे, सूरीनाम के चंद्रिका प्रसाद, ये यहाँ के प्रेसिडेंट है सूरीनाम के, ये स्पेशल गेस्ट है। इसका थीम क्या है, इसका थीम है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर। डायस्पोरा समझ ना, जो देश से बाहर रहते हैं, अपने यहाँ के लोग जो देश से बाहर रहते हैं, तो उसको डायस्पोरा कहा जाता है। रिलायबल पार्टनर फॉर प्रोग्रेस इन अमृतकाल। अमृतकाल आ गया ना, देखे आप, देख लो यहीं पे, आप देख लो कितनी बार अमृतकाल, कितनी बार डेवलपमेंट। तो आप एक आइडिया लगा दो। देखो हर चीज़ आपको याद हो नहीं सकता, हर चीज़ में पढ़ा भी नहीं सकता आपको, तो एक आप आइडिया लगा लो कि कैसे कैसे क्या क्या थीम रिपीट हो रहा है। यहीं पे देखो 2 थीम में अमृतकाल आ चुका आपका। एक आपका किस में आया था अमृतकाल, वो आपका जो गवर्नेंस समिट था वहाँ पे आया था अमृतकाल। उसके बाद इसमें आ गया अमृतकाल। तो ये सब ना थीम बार बार रिपीट होगा, जैसे कि एम्पावरिंग, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल, अमृतकाल, आईटी, एआई, वुमेन लेड, तो ये सब इक्विटेबल रिसोर्सेज, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये टर्मिनोलॉजी सब याद रखो। और ये सब आपको दिख जाए, जिस क्वेश्चन में ये दिख जाए उसके साथ आप चले जाओ आंसर में। ये 99% आपका सही आंसर होगा, 99% गारंटी है वो आंसर सही होगा। तो हमने इंडियन मोबाइल कांग्रेस कर लिया, ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस कर लिया, प्रवासी भारत कॉन्फ्रेंस भी कर लिया। कहाँ ऑर्गेनाइज, चीफ गेस्ट मोहम्मद इरफान अली गियोना, और स्पेशल गेस्ट सूरीनाम चंद्रिका प्रसाद। और थीम क्या है, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। इतना कर लो ना यार, काफ़ी है। अब एक बचा साइंस कांग्रेस। अब देखो जैसे वहाँ पे था, अब ये साइंस कांग्रेस, ये कौन सा है, 108 नंबर का है। कहाँ का है, 108 नंबर का। ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, ये नागपुर में ऑर्गेनाइज हुआ। इसमें कुछ फैक्ट्स बताने का है, बताओ। आपको डायरेक्ट पूछ लेगा कि इंडियन 9 कौन सा एडिशन है, कौन सा नंबर है, कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ और थीम क्या है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बनता ही नहीं है, तो आप क्यों जाओगे उसको करने के लिए। अब इसका कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो आप गूगल करके ऑर्गेनाइजेशन देखोगे, चलो इंटरनेशनल का तो ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिक्स का ऑर्गेनाइजेशन है, G7 का ऑर्गेनाइजेशन है, SCO का ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप गूगल कर देख सकते हो उसका हिस्ट्री। इसका क्या ऑर्गेनाइजेशन है, कोई वो तो नहीं है, तो आप सब चीज़ को नहीं गूगल कर सकते ना। एक लिमिटेड रखो और बार बार रिवीजन करो। इसमें क्या होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। देखो इसका 108वां एडिशन था, नागपुर महाराष्ट्र में ये ऑर्गेनाइज हुआ। थीम क्या है इसका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। तो अब देखो टर्मिनोलॉजी देखो, सस्टेनेबल, वुमेन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, यही बार बार रिपीट होता है क्योंकि यही सब चीज़ है भैया। ज़्यादातर बोल बच्चा नहीं होता है, एक थीम रख देते हैं, उसी के आसपास घूमते रहते हैं। तो यही सब थीम रखते हैं जो कि सुनने में भी अच्छा लगे और प्रोग्रेसिव भी हो, इस तरह का थीम रखते हैं जो कि अभी जो चल रहा है वो भी आपका कनेक्ट हो सके। तो उस हिसाब से आप देखना, इसलिए बार बार थीम याद करने से अच्छा है कुछ का थीम याद कर लो, एक नेमोनिक्स बना लो कि ऐसा ऐसा टर्मिनोलॉजी दिखेगा तो ज़्यादातर यही जाएगा। तो उसी के हिसाब से आप आंसर मार के जाओ। 99%, 95% से 99% आपका आंसर सही होगा। 1% तो भैया 100% तो नहीं पता मुझे, बाकी मैं बता दिया आपको। तो हमने क्या क्या कर लिया भैया, देखो 24th
समिट भी कर लिया हमने, एससीओ समिट, G7 समिट कर दिया, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हो गया, COP 2029 वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस भी कर लिया हमने, आसियान समिट, नाटो समिट, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, फिर एरो इंडिया, विंग्स इंडिया, राइसीना डायलॉग, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मोबाइल कांग्रेस, उसके बाद ई गवर्नेंस समिट, प्रवासी भारत कॉन्फ्रेंस और इंडियन साइंस कांग्रेस। फिर देखो एससीओ के बारे में कहाँ, कजाकिस्तान, कौन सा देश किस वक्त ऑर्गेनाइज किया, कौन सा उससे पहले ऑर्गेनाइज किया, कौन आगे ऑर्गेनाइज किया, कौन नया देश ऑर्गेनाइज हुआ, क्योंकि ये सब ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ज्वाइन किया, तो आप उसके बारे में तो डिटेल करके गूगल करके देख लो। ईरान 9th मेंबर है, बेलारूस 10th मेंबर है। फिर एससीओ में क्या है, ये है आपका जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा एंड यूनाइटेड किंगडम। फिर इंडियन कॉन्फ्रेंस कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। थीम क्या, टूवर्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन, इंडियन ओशियन में स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ हो। और 6th कहाँ हुआ, बांग्लादेश में हुआ। इसी तरह आप मतलब ना देखते जाओगे ना, आपको मैं एक बात बता देता हूँ, देखो कुछ चीज़ आप ना थोड़ा क्लियर रखो। आप ना जो भी मैं टॉपिक वाइज वीडियोस ला रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ ना टॉपिक वाइज वीडियो लाना, मैं रिसर्च करके PYQ को देखो, PYQ को रिसर्च करके पहला। दूसरा जो करंट में न्यूज़ है उसको, जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको देखते हुए, और जो रिपीट होने का चांसेस है, ये सारा को देखने के बाद तब मैं उस टॉपिक को यहाँ पे लेता हूँ। मैं लेने का बहुत सारा समिट है, कम से कम नहीं भी तो आप समझो कि 50-60 समिट है। आप 50-60 समिट पढ़ के क्या करोगे जो आया ही नहीं एग्जाम में, जो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। चिल्ड्रन समिट, तो इन्वेस्टर समिट, यूपी इन्वेस्टर समिट, तो सिक्योरिटी समिट, 50 समिट है। हर समिट आप पढ़ के क्या करोगे, आप वो पढ़ो ना। आप कम से कम ये कितना समिट है मैं बता रहा हूँ आपको, ये कितने समिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 समिट को आप अपना मतलब 15 समिट मैंने पढ़ाया आपको यहाँ पे, ठीक है। 15 समिट में कम से कम नहीं तो आपको 100+ फैक्ट्स मैंने बताया। कुछ फैक्ट्स आप गूगल करके ऐड कर लो, अपने आप को देख लो। आप 15 समिट को इतने अच्छे से करके जाओ कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। तो आप देख लेना, आपका यही काम आएगा भैया, इसी से क्वेश्चन आ जाएगा। आपको एक कोई एलिमिनेशन का ऑप्शन आया, जैसे कि देखो, जैसे आपने एससीओ समिट के बारे में सब कुछ पढ़ लिया और वहाँ पे कुछ ऐसा दिया, आपने गूगल करके भी देख लिया कब स्टैब्लिश हुआ, कब कौन कौन देश स्टैब्लिशमेंट थे, फिर उसका क्या हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंडिया कब मेंबर बना, ये सारा आपने गूगल करके देख लिया सपोज करो। अब कोई ऑप्शन आएगा ऐसा जो कि उससे रिलेटेड रहेगा बट वो डायरेक्टली नहीं रहेगा, तो आप एक गेस तो होगा ना आपके दिमाग में कि अरे यार वो तो मैंने पढ़ रखा है, वो भी 100% मैं कन्फर्म हूँ, उसमें कोई मतलब इफ एंड बट का चांसेस ही नहीं है, वो मैं कन्फर्म हूँ, तो वो तो नहीं होगा, वो नहीं होगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो आप लिंक कर लिए ना भाई, ऐसे पढ़ोगे ना तब जाके काम आएगा। आप खाली सब कुछ पढ़ने के चक्कर में और सब कुछ याद करने के चक्कर में रहोगे ना तो नहीं काम आएगा। ये बात याद रखना, एग्जाम में जब एग्जाम पेपर दोगे तो वहाँ क्लिक नहीं करता है। जो बार बार 100 बार पढ़ा हुआ रहता है ना, जो चीज़ दिमाग में बैठ जाता है कि ये चीज़, और अपने से कुछ चीज़ सर्च किया हुआ होता है, वो चीज़ क्या होता है, वही चीज़ वहाँ एग्जाम में क्लिक करता है। नहीं तो सिली मिस्टेक इतना होता है ज़्यादा पढ़ने के, मतलब ज़्यादा पढ़ना ज़्यादा कन्फ्यूजन। इसलिए कम पढ़ो, जितना आपको टाइम परमिट करता है इतना करने के बाद आप कंफर्टेबल हो कि यहाँ से जो सवाल आएगा हम कंफर्टेबल है, तब आप आगे और कोई सोर्स को देखो, कोई मैगजीन को देखो या किसी को देखो, किसी चीज़ को देखो, बट इतना तो बेयर मिनिमम करके जाओ, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ से चमकेगा भैया, ये तो आप याद रखना, यहाँ से चमकेगा ही चमकेगा। देखो G20 इतना न्यूज़ में था, लोग क्या क्या पढ़ के जा रहे थे, ये वो पूछ दिया ना G20 से। तो आप जो न्यूज़ में है वो करके जाओ ना। इंडियन साइंस कांग्रेस न्यूज़ में नहीं है, मोबाइल कांग्रेस, ई गवर्नेंस तो भी पूरा न्यूज़ में ही है, एरो इंडिया, विंग्स इंडिया, राइसीना डायलॉग, ये सब तो हॉट न्यूज़ है भाई। तो यही सबसे क्वेश्चन बनेगा, तो इसलिए आप जाकर के उसको जितना से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप जाओ और उसको रिवाइज करो, गूगल करके कुछ फैक्ट्स को ऐड कर लो, अपना नोट्स बना लो, और आपको नहीं हो रहा 2x में 2 बार रिविजन कर लो, आपका सब इसी तरह हम जितने भी थीम है, जैसे कि इंडेक्स हो गया, रैंकिंग हो गया, फिर उसके बाद एक्सरसाइज हो गया, समिट हो गया, डिफेंस से रिलेटेड कुछ अपडेट आया, ये जितना भी है ना सब एक एक टॉपिक में एक्सक्यूज मी, एक एक टॉपिक में कराएंगे और आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा। आप इस पे रिलाई करो और इस लेक्चर को देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करो कि आपको ये कैसा लगा, ताकि मैं रिस्पॉन्स देख के ही आगे बढ़ूंगा, ताकि फिर और लोगों को भी दिक्कत नहीं हो। हमारे और भी व्यूअर्स हैं, क्योंकि रिस्पॉन्स मिक्स था, बट मैं इसके साथ क्यों किया, क्योंकि मैं इसमें कंफर्टेबल था और मुझे लगा कि नहीं इससे ज़्यादा चीज़ कवर होता है। मैंने तो 10 समिट कवर कर दिया एक जगह, अब मुझे भी रिवाइज करना आसान हो जा रहा है, तुम्हें भी रिवाइज करना आसान हो जा रहा है, तो कितना फायदा हो रहा है। मैं एक काम तो कर पा रहा हूँ ना कि अच्छे से इसको गूगल करके उसका फैक्ट्स निकाल के जो इंपॉर्टेंट है, जो PYQ, तो वो कितना आसान हो जा रहा है, आपके लिए कितना फायदा हो जा रहा है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा समिट में, इससे ज़्यादा आएगा तो फिर किसी को नहीं आएगा, याद ही नहीं रहेगा भैया। अब देख लेना, याद ही नहीं रहेगा। 50 तरह का तो कॉन्फ्रेंस होता है हर महीने में, अब हर कॉन्फ्रेंस याद करने जाओगे तो पुराना वाला याद ही नहीं है। उससे अच्छा है कि ये जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है, इनके कॉन्फ्रेंस है, जितने इनके समिट्स हैं, उनको आगे पीछे देख लो, उनको गूगल करके देख लो, उनके थीम्स देख लो, जो अगर मैं कुछ छूट गया है वो आप उसको गूगल करके उसको फिलअप कर लो उस गैप को।
बाकी इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसी तरह इंडेक्स का वीडियो आएगा, इसी तरह रैंकिंग का वीडियो आएगा, इसी तरह एक्सरसाइज का, इसी तरह जितने भी हैं स्कीम्स हैं, फिर बजट हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है ना वही चलाएंगे, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट की ही बारी है भैया। अब सब कुछ करने के चक्कर में जाओगे तो फिर पूरा डे टू डे मैगजीन फॉलो करना पड़ेगा डे 1 से, तो उतना करने का आप समय नहीं। स्टैटिक को भी तो टाइम दोगे, 30 क्वेश्चन के लिए जान थोड़ी लगा दोगे, 30 में भी आप 16 से 20 ही कर पाओगे, बाकी आप 10 तो आपका गलत होगा ही होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन वैसे बनाएगा। आप देख लेना आप एग्जाम में, किसी का 5 गलत होगा, किसी 7 गलत होगा, किसी का 10 भी गलत होगा, पर 20 भी करके आ जाओगे तो आपको 105-6 नंबर ले आप पास हो भैया। आपको 150 नहीं लाना है, 140 नहीं लाना है, 30 नहीं लाना है, आप 105 100 इसके आसपास रहोगे, आपका आराम से मक्खन क्रिएट निकलेगा। तो इसलिए आप वो करो। देखो हम लोग आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब करो चैनल को और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। फ्री के इनिशिएटिव है, यहाँ पे जाके मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसको आप, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है, उसमें फॉर्म दिया हुआ है, आप फिल करो। आप मेरे टेस्ट सीरीज जो आएगा ना, 5 टेस्ट लाऊंगा, इतना दमदार टेस्ट लाऊंगा ना, आप देखते मतलब आप देखना कितना बेस्ट क्वेश्चन है। 100 मतलब आपको PYQ से ही मैं बनाऊंगा क्वेश्चन, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, PYQ से ही क्वेश्चन बनाऊंगा, कोई कहीं रैंडमली नहीं उठा के, PYQ से बनाऊंगा। आप क्वेश्चन देखना कितना अच्छा लेवल है। आप जाओ, 5 टेस्ट आएगा, 15 दिन पहले टेस्ट आएगा और आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। एक टेस्ट में 5 दिन का गैप, मतलब 15 अक्टूबर के बाद ये सब टेस्ट आएगा और आपको सब कुछ कवर मिलेगा। आपको हाईली इनरिच वीडियोस मिल ही रहे हैं सब सब्जेक्ट के, तो आपको मिल तो रहा है भाई। अब क्या चाहिए? अब जाओ उसको बार बार करो, जितनी बार रिवीजन करोगे। टेस्ट सीरीज तो आएगा, बट उन्हीं के लिए आएगा जो हमारे मतलब ये फॉर्म को फिलअप करेंगे। देखो कल भी मैंने बताया 230, अब 270 के आसपास हो चुका है हमारे पास, प्लस 270 के आसपास। अब हम 500 बच्चे से ज़्यादा ले नहीं सकते, इतना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी कैपेसिटी नहीं है कि हम ज़्यादा ले पाए। 500 से ज़्यादा हम लेंगे नहीं, और इसलिए आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करो। अब वैकेंसी आ चुकी है तो लोग आप खोजेंगे इधर उधर, तो जल्दी से जल्दी आप जाओ, क्योंकि आप रेगुलर व्यूअर हो। आप जल्दी से पहले ज्वाइन करके जाओ, ताकि दूसरा आने से पहले फिल हो जाएगा तो हम बंद कर देंगे फॉर्म को। ये 100% है, क्योंकि उससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है हमारा संभालने का। तो हम क्यों जाएंगे 1000-2000 बच्चों को लेकर के, जब हम उसको अच्छे से प्रोवाइड ही नहीं कर पाएंगे। तो जाओ, इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करो, इसके पीछे बहुत टीम लगी हुई है और बहुत अच्छा मटेरियल आपको मिल रहा है। तो आप जाओ, इसको ज्वाइन करो। और हमारा UPSC वाला जो चैनल है, एनालाइजर सिविल सर्विसेज, इसको भी ज्वाइन करो। और BPSC वाले में तो आप बने हो, यहाँ पे सब कुछ चल ही रहा है, हर वीडियो में मैं बताता ही हूँ आपको। आप जाके फॉलो करो, और क्वालिटी कंटेंट आ रहा है। PYQ to FYQ सीरीज बेस्ड आ रहा है, PYQ to FYQ के सीरीज पे बेस्ड आ रहा है। पूरा क्वेश्चन एनालिसिस किया जा रहा है, उसके बाद ही टॉपिक सेलेक्ट किया जा रहा है, उसके बाद ही उस पर रिसर्च करके आपको वीडियोस दिया जा रहा है। और इसलिए आप फेथ करो और आप एनालाइजर GS के वीडियोस को देखते रहो, और जितनी बार देखो ना उतना रिवीजन होगा आपका। एक बार देखो नहीं, बार बार देखो आप उस चीज़ को, आपको बहुत फायदा होगा। आप एग्जाम में ना थैंक यू बोलोगे, आके आप एग्जाम देके आओगे ना, कमेंट सेक्शन में थैंक यू नहीं बोलोगे तो फिर देख लेना आपको मैं दिखाऊंगा ये सारे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लगा के, कि मैं रिलायबल, मैं कभी बोला आपको कि 25 से 30 बना दूंगा? मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि 16 से लेकर के 22 के बीच अपना रेंज है, उस रेंज में हमारे सवाल जो करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं वहाँ से आएंगे तो आएंगे ही आएंगे। मैं दिखाऊंगा आपको, मैंने जो जो बोला है, मैंने जो जो लिखा है, जो जो बताया है आपको मैं दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट, आप देख लेना। आप ये चैनल को आप सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो यार, हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके व्यूज़, आपके कमेंट्स, आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। फ्री में तो है, कुछ तो करना नहीं है, जाके रेड बटन को टाइप करना है, बस क्लिक करना है। आप सब्सक्राइब हो जाओगे तो आप मतलब फ्री है ना भाई, हमारे मेहनत को भी तो अप्रिशिएट करो। चलो इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो 1-2 दिन में आएगा। और आपके रिस्पांस प्लीज़ आप इस वीडियो का रिस्पांस कमेंट सेक्शन में जाके दो, और जितना दे सकते हो। और रिवीजन भैया अपना करते रहो, रिवीजन इज द की। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना पढ़ चुके हो आप बंद करो ज़्यादा पढ़ना और रिवाइज करो, क्योंकि वहाँ आप उतना ही कर पाओगे। वहाँ अगर रिकॉल कर नहीं पाए तो कोई फायदा नहीं इतना पढ़ने का। इसलिए जितना पढ़ो, उतना रिकॉल कर सको उतना ही पढ़ो, और उसमें से कोई क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। और जितना आपने पढ़ लिया है उसमें से 100+ क्वेश्चन रहेंगे, और वो गलत हो गया तो समझो आप रेस से बाहर हो। चलो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड सपोर्ट, इतना बने रहने के लिए। तो इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड सपोर्ट। जय